शांत माहौल और हरियाली के लिए जाना जाता था। गांव में दशकों बाद कोई बड़ी शादी हो रही थी। सुरेश काफी समय बाद अपने गांव लौटा था। वो किसान था, लेकिन अपने गांव से दूर किसी जमींदार के घर में ही रहता था। वो अपने घर जा रहा था, तभी उसको उसके दोस्त भीमा ने देख लिया। अरे सुरेश, तू यहाँ इतने दिनों बाद कैसे दिखाई देने लगा? हाँ, बहुत दिन बाद आज घर आना हुआ है। अच्छा, तुम भी बड़ी शादी देखने आए हो क्या? तुम्हारे यहाँ कार्ड आया क्या? किसका कार्ड? अरे कौन सी शादी? अरे सुना नहीं तुमने? ठाकुर महेश सिंह के इकलौते बेटे आदित्य की शादी हो रही है। अरे बहुत दिनों से घर नहीं गया हूँ ना, तो कोई खोज खबर नहीं है गाँव की। पूरा गाँव आने वाला है, सबको कार्ड मिला है। जाओ, तुम्हारे घर भी आया ही होगा। अब शादी में मिलते हैं। आदित्य की शादी नासिक की एक सुंदर लड़की रश्मि से तय हुई थी। शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। सुरेश भी अपने घर पहुंच चुका होता है और जाते ही अपनी पत्नी सीमा से पूछता है, अरे सुनो, कहाँ हो? सीमा कहाँ गई? जब भी कोई काम हो ये गायब हो जाती है। आ गई, क्यों आते आते चिल्लाने लगे? अरे कोई कार्ड आया है क्या हमारे यहाँ शादी का? हाँ आया तो है, महेश सिंह के लड़के की शादी है। हाँ चलना, शादी बहुत अच्छी होगी, हमें चलना चाहिए। क्या बात है, शादी के इतने साल बाद तुमने कहीं मुझे लेकर जाने का नाम लिया है। शादी वाले दिन चारों तरफ धूमधाम मची हुई थी। सब लोगों का बहुत स्वागत है शादी में। जी भर के खाइए और आशीर्वाद देकर जाइएगा। सब खाने चले जाते हैं और सबसे अनोखी बात ये थी कि शादी में मुंबई का खास वड़ा पाव काउंटर लगाया गया था, जिसे चलाने के लिए एक महिला को खास बुलाया गया था। उसका नाम किसी को नहीं पता था। सब उसे वड़ा पाव वाली मैडम कहकर बुला रहे थे। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, लेकिन उसकी आंखें बहुत अजीब थी, इतनी गहरी और डरावनी कि देखने वालों की रूह कांप जाए। सीमा, तुमने खाए क्या वड़ा पाव? इतनी भीड़ है, कुछ तो बात जरूर है इसमें। मेरे पति गए हैं लेने, वो लाएंगे तब खाऊंगी। शादी में तो सबसे ज्यादा लोग वड़ा पाव स्टॉल पर ही लाइन में खड़े हैं। जो भी एक बार खाता है वो जैसे सम्मोहित हो जाता है। सब कहते हैं आज तक ऐसा स्वाद नहीं चखा। वड़ा पाव देने वाली एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वड़ा पाव दे रही है, देखो तो। सीमा ने गौर किया कि वड़ा पाव खा तो रहे हैं लोग, लेकिन कुछ लोग थोड़ी देर बाद बेचैन हो जाते, उल्टी करने लगते या बेहोश हो जाते। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन कारण समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद दूल्हे के छोटे भाई रोहित ने भी जब वड़ा पाव खाया तो अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और वो जोर से चिल्लाया, वो चुड़ैल है, वड़ा पाव मत खाओ, वो मारने आई है सबको, सब उससे दूर रहो। लेकिन लोग इसे मजाक समझकर हंस दिए और शादी को अच्छे से देखने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद रोहित गायब हो गया। तभी वड़ा पाव खिलाने वाली अंदर से आती है। उसके मुंह पर खून लगा होता है। क्या हुआ, आपका बेटा नहीं मिल रहा क्या? नहीं, रस्में होने वाली हैं, जाने कहाँ चला गया, फोन भी नहीं लग रहा है इसका तो। वड़ा पाव वाली लड़की आती है और धीरे से रोहित की माँ के कान में बोलती है, अब वो आएगा भी नहीं, बेकार में उसका इंतजार मत करो। और वो वहाँ से जाने लगती है। रोहित की माँ डर जाती है और उसके पीछे जाती है। वो देखती है कि वो वड़ा पाव खिलाने वाली लड़की अचानक एक भयानक चुड़ैल बन गई है। इसका मतलब रोहित सच बोल रहा था। कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया मेरे रोहित को। रोहित की माँ शादी होने का इंतजार करती है। अब भी वड़ा पाव वाली लड़की शादी में सबको वड़ा पाव खिला रही होती है, जैसे वो एक साधारण लड़की हो। लेकिन ये सब देख रोहित की माँ को रोना आ रहा होता है। तभी एक दादी उनके पास आती है। क्या हुआ बेटा, तेरे बेटे की शादी है तो तू क्यों भला रो रही है? बहू अच्छी नहीं है क्या? मेरा बेटा माँ जी, ये वड़ा पाव वाली मेरे बेटे को खा गई, लेकिन अगर मैंने सबको बताया तो इसे सबको मार देगी और मैं अपना दूसरा बेटा भी खो दूंगी। जिसका दुख था वही हुआ। क्या माँ, किस बारे में बात कर रही हैं आप? दादी माँ ने उस रात सबको बुलाकर एक पुरानी कथा सुनाई। 60 साल पहले धवलपुर में एक लड़की रहती थी, सुरभि। वो बहुत सुंदर थी और वड़ा पाव बनाने में माहिर थी। उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन बारात के दिन लड़के वालों ने दहेज की मांग रख दी। ये तो बहुत आम बात है अम्मा, इससे इसका क्या लेना देना। आगे तो सुनो मेरी बात। रोहित की माँ बिना बोले उसकी बात, लेकिन सुरभि के पिता ने जब मना किया तो सबने मिलकर सुरभि को अपमानित किया और शादी रद्द कर दी। सुरभि ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। उसको ये बात दिल पर लग गई। उसी रात सुरभि ने गांव के कुएं में कूदकर जान दे दी। उसके बाद गांव में हर साल कोई न कोई शादी में वड़ा पाव खिलाने वाली एक औरत दिखाई देती थी और फिर कोई न कोई मरता था। लेकिन धीरे धीरे लोग ये भूलने लगे जब से शादी में वड़ा पाव बंद कर दिया गया।
हमने वड़ा पाव लगाया, उसकी इतनी बड़ी सजा। रोहित की माँ और रोने लग जाती है। रात के 2 बजे जब बारात शादी के पंडाल से लौट रही थी, तब दूल्हा आदित्य भी गायब हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। सब जगह ढूंढा गया, लेकिन आदित्य का कोई सुराग नहीं मिला। जिस बात का डर था वही हो गया, मेरा ये बेटा भी चला गया। ये भी मतलब? अरे रोहित कहाँ गया? वो चुड़ैल उसको ले गई। कौन चुड़ैल? क्या बोल रही हो तुम? तभी कोई भागकर आता है और बताता है कि शादी वाले लॉन के पास बने पुराने स्टोर रूम से अजीब सी हंसी की आवाज आ रही है। ये सब क्या हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? लेकिन रोहित के पापा की बात को अनसुना करके लोग भागने लगते हैं। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला है और वहां पर वड़ा पाव वाली महिला खड़ी है, लेकिन अब उसके बाल खुले हुए हैं। उसके हाथ में आदित्य का सिर था। सबके सामने उसने कहा, वादा किया था, शादी में बुलाओगे तो सबको खिलाऊंगी। गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस आई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। सबूत मिलता भी कैसे? ये किसी इंसान का किया धरा नहीं था, ये तो एक चुड़ैल ने किया था। अगले दिन गांव के मंदिर में पुजारी ने बताया, शादी बड़ी बात होती है, हमें हर बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए। अब क्योंकि सुरभि की आत्मा वड़ा पाव के जरिए अपना बदला लेती है, जिस भी शादी में वड़ा पाव बनेगा वहाँ वो आएगी, खिलाएगी और किसी न किसी को ले जाएगी। कभी बस एक को, कभी बहुत लोगों को। अरे लेकिन आपने शादी की तारीख ऐसी क्यों रखी जब इतना बुरा होने वाला था? मैंने तो बताया था, लेकिन महेश नहीं माने। लोगों ने शादी के आयोजक ठाकुर महेश सिंह को दोषी ठहराया कि उन्होंने बिना पंडित से पूछे शादी की तारीख रखी, और वो भी अमावस्या की रात। ये वही तारीख थी जिस रात सुरभि मरी थी। अब कुछ तो करना पड़ेगा जिससे छुटकारा मिले। कुछ साहसी युवकों ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने उसी स्टॉल पर बचा हुआ वड़ा पाव चखा, लेकिन चखते ही उन्हें दिखने लगा एक और संसार, और सुरभि की आत्मा वहाँ राज कर रही थी। ये कैसी जगह है? गांव के सारे लोग कहाँ गए? उनमें से एक लड़के अर्जुन ने एक घर देखा। उस घर में घुसने पर हर जगह राजू राजू लिखा हुआ था। ये सुरभि की दुनिया है, वो हमें कुछ बताना चाहती है, लेकिन इसकी शादी तो किसी और से होनी थी ना। वो देखो उस दीवार पर। एक दीवार पर 2 छोटे छोटे बच्चे बने होते हैं, एक पर सुरभि लिखा होता है और दूसरे पर राजू। शायद ये राजू ही सुरभि का असली प्यार है। राजू के जाने के बाद उसने फैसला किया होगा किसी और से शादी करने का, लेकिन वहाँ भी अपमान मिला। इसका मतलब हमें राजू को ढूंढना होगा। राजू अब एक वृद्ध था और पुणे में रहता था। जब उसे बुलाया गया और कहानी सुनाई गई तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मैं सुरभि से प्रेम करता था, लेकिन मैं डर गया था। मैं शादी के दिन भाग गया था। पंडित ने बताया, अगर राजू सुरभि की आत्मा के सामने अपने अपराध को स्वीकार कर ले और वड़ा पाव की जगह उसे उसके पसंदीदा गुलाब जामुन अर्पण करे तो आत्मा को शांति मिल सकती है। गांव के मंदिर में विशेष हवन का आयोजन हुआ। रात को फिर वही आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार और भी विकराल रूप में। पूरा गांव थर्रा उठा। सुरभि की आत्मा चिल्लाई, अब मुझसे कोई नहीं बचेगा। तभी राजू सामने आया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो सुरभि, मैं डर गया था। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था, बस तुम्हारी शादी रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। राजू ने गुलाब जामुन अर्पण किए और सुरभि का नाम लेकर प्रार्थना की। चुड़ैल की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसका विकराल रूप धीरे धीरे शांत हुआ और वो एक सामान्य युवती में बदल गई। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, अगर फिर किसी ने शादी के लालच में वड़ा पाव रखा तो मैं लौट आऊंगी। उसके बाद धवलपुर में एक नई परंपरा शुरू हुई। किसी भी शादी में वड़ा पाव नहीं परोसा जाता और शादी से पहले गुलाब जामुन की पूजा की जाती है। गांव वाले अब कहते हैं, प्यार का स्वाद वड़ा पाव नहीं, माफी में है। ऐसा हुआ, एक बहुत ही प्राचीन और पुराना गांव होता है। एक रात की बात है। चांद को काले बादलों ने ढक दिया था, जिस कारण हर तरफ रात से भी भयंकर अंधेरा छा गया था। जंगल की झाड़ियों में से 4 घोड़ों की चौकड़ी की सवारी जा रही थी, जिसमें 3 दोस्त अमित, गिरीश और नीरज होते हैं। यार अमित, गिरीश, ये जंगल कितना डरावना है ना। सुना है इस जंगल में भूत पिशाच जैसी काली शक्तियों का वास है। अबे चुप कर ओए, तू और तेरी घटिया बातें तू अपने पास ही रख। और नहीं तो क्या। भूत पिशाच को साधारण मत समझो, वो सच में होते हैं। इस गांव में कई सारे भूत पिशाच रहते हैं। अरे काका, ये गांव है इसीलिए ऐसा है। अब एक वीरान गांव भूतिया ही लगेगा ना।
थोड़ी यहाँ पर शहर जैसी जगमगाहट होगी। हाँ गिरीश सही कह रहा है काका। नहीं, मैंने कहा ना कि काली शक्तियां सच में होती हैं। तुम लोग ये मानते क्यों नहीं? काका अब आप बोर मत करो यार, और चौकड़ी चलाने पर ध्यान दो। हम इस गांव में यहाँ के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल देखने आए हैं। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। वो आदमी चौकड़ी को गांव में ले जाने की जगह एक कब्रिस्तान में ले जाता है और तीनों दोस्त डर जाते हैं। ओह तेरी, ये तो कब्रिस्तान है। काका, ये काका कहाँ चले गए? यार अभी तो यहीं पर थे काका, अभी के अभी कहाँ गायब हो गए? ये सब क्या चल रहा है अमित? मैंने कहा था ना कि इस गांव में भूतों का वास है। लगता है काका एक भूत थे। क्या? अगर ऐसी बात है तो भागो यहाँ से, ये कब्रिस्तान है। हाँ, यहाँ कब्रिस्तान में रहना खतरे से खाली नहीं। तीनों दोस्त अपनी जान बचाते हुए उस खौफनाक कब्रिस्तान से भाग रहे होते हैं। तभी अचानक से चौकड़ी उनके सामने आती हैं और अपने आप उनका रास्ता रोकती हैं। चारों घोड़े उनकी तरफ गुस्से से देखते हैं और उन चारों की आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं। हे भगवान, इन चारों की आंखें अचानक से लाल कैसे हो गई? कहीं ये भूतिया घोड़े तो नहीं? तभी अचानक से चारों घोड़ों में से 4 आदमियों की आत्माएं निकलती हैं और उन चारों डरावनी आत्माओं को देखकर तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम तीनों को मरना होगा। तुम तीनों को शायद ये पता नहीं था कि गांव की पहाड़ी पर जो चौकड़ी आती है उस पर कभी सवारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस चौकड़ी के 4 घोड़े भूतिया हैं और उनमें हम चारों भूतिया भाइयों की आत्मा कैद है। ये कोई मामूली चौकड़ी नहीं है, एक चंडाल चौकड़ी है। चारों भाइयों के भूत उन तीनों पर वार करने जाते हैं। तभी अमित अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है और झाड़ियों में छुप जाता है। वहीं वो चारों गिरीश और नीरज को मार देते हैं। नहीं, उन चारों भूतों ने मेरे दोस्त नीरज और गिरीश को मार दिया होगा। ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? तभी अमित को उसकी तरफ चंडाल चौकड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। घोड़ों के पैरों की दौड़ सुनकर अमित की सांसें तेज हो जाती हैं और वो बहुत घबराने लगता है। ये क्या? लगता है वो चंडाल चौकड़ी मेरी तरफ ही आ रही है। कहीं उन भूतिया भाइयों ने मुझे सूंघ लिया तो? नहीं, मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। अमित फौरन हल्के हल्के कदमों से पीठ झुकाकर उन झाड़ियों से कोसों दूर चला जाता है। तभी उसे एक सांप नजर आता है। तभी अमित फौरन पास के पेड़ पर चढ़ता है और वो उसकी डाली पर बैठकर ही रात गुजारता है। सुबह होने पर वो गांव में जाता है जहां सरपंच पंचायत में बैठे होते हैं। वो उन्हें और गांव वालों को जाकर सब कुछ बताता है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं था क्या कि उस पहाड़ी पर वो चंडाल चौकड़ी हर रात मंडराती है और नए लोगों को फंसाकर वो चारों भाई लोगों को मारकर अपना शिकार बना देते हैं? नहीं सरपंच जी, मुझे और मेरे दोस्तों को ये सब नहीं पता था, लेकिन अब मैंने अपने दोस्तों को खो दिया। बहुत दुख हो रहा है मुझे। न जाने इस गांव में उस चंडाल चौकड़ी की दहशत कब मिटेगी। जीना दुश्वार कर रखा है उसने। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम। न जाने कब हम चैन की सांस लेकर जिएंगे इस गांव में। जो भी नया व्यक्ति आता है इस गांव में या जो भी उस पहाड़ी पर जाने की भूल करता है, वो चंडाल चौकड़ी उस व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन भाई साहब, क्या है इस चंडाल चौकड़ी का रहस्य? कौन है वो 4 भूतिया भाई? बहुत समय पहले की बात है। इस गांव में 4 भाई रहते थे। उनके पास 4 घोड़े थे। वो अपने घोड़ों पर गांव के लोगों को सवारी दिया करते थे और इस कारण गांव के बाकी सवारी वाले जैसे बैलगाड़ी, हाथगाड़ी और अन्य सवारी वाले परेशान होने लगे, क्योंकि जिसे देखो वो बस उन 4 भाइयों के घोड़ों पर ही सवारी किया करते। जिसके बाद एक दिन जब चारों भाई अपने घोड़ों के अस्तबल में सोए होते हैं, तभी कुछ आदमियों ने जलन और गुस्से के कारण उस अस्तबल को जला दिया और उन चारों भाइयों को मौत के मुंह में भेज दिया। और तब से उन चारों भाइयों की आत्मा उनके 4 घोड़ों में कैद हो गई और गांव में उनकी चंडाल चौकड़ी घूमने लगी और एक के बाद एक लोगों को खून के मौत देने लगी। और ये सिलसिला आज। आप लोगों ने कभी कुछ किया नहीं उस चंडाल चौकड़ी को खत्म करने के लिए? वो चंडाल चौकड़ी 4 भूतों की ताकत है। उसे जो भी खत्म करेगा वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। क्या? हाँ, यही सत्य है उस चंडाल चौकड़ी का। अमित को बहुत डर लगता है, इसलिए वो दिन में ही शहर की तरफ प्रस्थान कर लेता है। लेकिन शहर पहुंचकर उसे याद आता है, अरे नहीं, मैंने अपना दूसरा बैग तो गांव में ही छोड़ दिया। उसमें मेरे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। अब मैं क्या करूं? उन डॉक्यूमेंट्स के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। चंडाल चौकड़ी के डर के चक्कर में तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? तभी अमित की बीवी नंदिनी कहती है, अमित जी, अब आपको वापस उस चंडाल चौकड़ी के गांव में जाना पड़ेगा क्या? नहीं, आप वहां मत जाइए। डॉक्यूमेंट से ज्यादा मेरे लिए आपकी जान कीमती है और आपको कैसे पता कि वो डॉक्यूमेंट्स अब वहां हैं भी या नहीं? मुझे पता है कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। जिस घर में मैं रह रहा था उस घर की अलमारी में ही रखे हैं वो। उस घर के मालिक और मालकिन बड़े ईमानदार लोग हैं। उन्होंने जरूर मेरे डॉक्यूमेंट संभाल कर रखे होंगे। लेकिन अमित जी,
ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी फिर, वरना यहाँ पर आपकी चिंता करते ही मेरी जान निकल जाएगी। नंदिनी, पिछली बार जब हम उस गांव में गए थे तभी हमें चंडाल चौकड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन इस बार मुझे सब कुछ पता है, इसलिए मैं उस पहाड़ी के रास्ते से जाऊंगा ही नहीं। फिर दूसरा रास्ता? हाँ नंदिनी, गांव में जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पहाड़ी से होकर जाने वाला रास्ता और वो दूसरा रास्ता जो पूरी तरह सुरक्षित है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं दिन में जाऊंगा और दिन में ही लौट आऊंगा, ठीक है? ठीक है अमित, अपना ध्यान रखना। 1 मिनट, ये लो, ये सुरक्षा कवच है। हमारे पड़ोसी उज्जैन गए थे, वहीं से लाए हैं, इसे बांध लो अपनी कलाई पर। नंदिनी अमित की कलाई पर वो सुरक्षा कवच धागा बांध देती है और अमित अपने डॉक्यूमेंट्स गांव से लाने के लिए वापस गांव की तरफ चल पड़ता है। वो सुबह के समय गांव में जाता है और अपने डॉक्यूमेंट्स लेता है। हमने तुम्हारे डॉक्यूमेंट संभाल कर रखे थे बेटा, ये लो। थैंक यू सो मच अंकल, आप सच में बहुत अच्छे हैं। अरे बेटा, तुम मेरे ही बेटे जैसे हो। जी काका, धन्यवाद, आता हूँ। हाँ बेटा, संभल कर जाना। अमित वहां से निकल जाता है। अब दोपहर के 2 बज चुके थे। चलो अच्छा है, अब मैं उस पहाड़ी वाले रास्ते से नहीं, सुरक्षित रास्ते से ही जाऊंगा। फिर 3 बजे की बस पकड़कर मैं शहर की तरफ निकल पड़ूंगा। धन्यवाद भगवान जी, अब बस सही सलामत शहर पहुंचा दीजिए मुझे। अमित उस दूसरे सुरक्षित रास्ते से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक भूसे पर जाता है और वो फिसल कर एक गड्ढे में जा गिरता है। अमित 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक मदद की गुहार लगाता है, लेकिन उसकी मदद के लिए वहां पर कोई भी नहीं आता और वो बेचारा अब 3 बजे की बस मिस कर देता है। शाम में सूरज ढल जाता है और रात का घना अंधेरा हो जाता है। तभी अचानक से अमित को गड्ढे के पास से 2 आदमियों के गुजरने की आवाज सुनाई देती है और वो आदमी उसे रस्सी की मदद से ऊपर की तरफ खींचते हैं। तभी वो दोनों आदमी अचानक से गायब हो जाते हैं और वहां पर सामने वो चंडाल चौकड़ी आ जाती है। नहीं, ये क्या? चंडाल चौकड़ी, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मैंने तुम चारों भाइयों का क्या बिगाड़ा है? उस रात तेरे दोनों दोस्त तो मर गए, लेकिन तू भागकर बच निकला। लेकिन आज तू भाग नहीं पाएगा, आज तो तुझे हमारे हाथों मरना ही होगा। जिसने चंडाल चौकड़ी देख ली उसे तो मरना ही पड़ता है। लेकिन जैसे वो चारों भूतिया भाई अमित पर हमला करने जा रहे होते हैं, तभी उन्हें कोई दिव्य शक्ति अपनी तरफ खींचने लगती है। वो मायावी चंडाल चौकड़ी अपने आप पीछे की तरफ जाने लगती है और कब्रिस्तान पहुंचती है। अमित भी वहां जाता है और वो देखता है कि नंदिनी ने तांत्रिक से करवाया है। चंडाल चौकड़ी तांत्रिक के बिछाए जाल में फंस जाती है। क्या? नंदिनी, नंदिनी तुम? हाँ अमित, मैं जानती थी 3 बजे की बस मिस करने पर तुम जरूर किसी मुसीबत में फंसे हो, इसलिए मैंने फौरन शहर से यहाँ के पास की एयरपोर्ट तक आने वाली फ्लाइट पकड़ी और तांत्रिक जी के साथ यहाँ आ गई। जिस तंत्र से लोग बुरे काम करते हैं, आज उसी तंत्र से बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। ये बाबा बहुत महान और सिद्ध बाबा हैं। तभी अचानक से चारों भाइयों की आत्मा नष्ट हो जाती है और साथ ही वो चारों भूतिया घोड़े भी जलकर राख हो जाते हैं। नंदिनी के इस साहस के कारण उस गांव से चंडाल चौकड़ी का कहर खत्म हो जाता है और सभी चैन से जीने लगते हैं। शहर से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल अपनी चुड़ैल बेटी के साथ रहती थी। वो चुड़ैल अपनी चुड़ैल बेटी को बहुत प्यार करती थी और प्यार से उसे बिनी बुलाती थी। बिनी चुड़ैल दिखने में थोड़ी अलग थी। उसका आधा शरीर चुड़ैल का और आधा शरीर बकरी का था। एक दिन बिनी दूर पहाड़ी पर खड़ी होकर स्कूल जाते हुए बच्चों को देख रही थी। इतने गौर से क्या देख रही हो बिनी? माँ, मैं बस उन सभी बच्चों को देख रही हूँ जो स्कूल जा रहे हैं। वो देखो, मेरा भी बहुत मन करता है स्कूल जाने का, स्कूल में बैठकर पढ़ने का। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, क्या तुम मुझे स्कूल भेज सकती हो? बिनी की बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं अपनी बेटी को जरूर स्कूल भेजूंगी और तुम्हें खूब पढ़ाऊंगी। पर माँ, ये तो संभव ही नहीं है। मैं इस हालत में कैसे स्कूल जाऊंगी? मुझे देखकर तो सभी बच्चे डर जाएंगे और तो और मुझे तो कोई स्कूल में घुसने तक नहीं देगा। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर मेरी बेटी को पढ़ने की इतनी ही लगन है तो एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं कि मुझे जादू भी आता है। मैं तुम्हें जादू से एक साधारण लड़की बना दूंगी, फिर तुम स्कूल जा सकती हो। क्या? सच में माँ, तुम्हें जादू आता है? इसका मतलब मैं भी अब दूसरी लड़कियों की तरह दिखूंगी। अब तो मैं भी स्कूल जाऊंगी, सहेलियां बनाऊंगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल अपने सामने बिनी को बुलाती है और कहती है, बिनी, मैं तुम्हें अब एक साधारण लड़की बनाने वाली हूँ, पर एक शर्त पर। हाँ माँ, बोलो ना क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है,
बस तुम मुझे इन चुड़ैल रूप से छुटकारा दिला दो और एक लड़की बना दो। मेरी शर्त यह है कि स्कूल की छुट्टी होते ही तुम सीधा घर आओगी, इधर उधर नहीं जाओगी, क्योंकि मेरा जादू सिर्फ आधे दिन ही चलेगा। मतलब सूरज ढलते ही ये जादू टूट जाएगा और तुम फिर से चुड़ैल रूप में आ जाओगी। मतलब यही ना कि जादू सिर्फ सूरज की रोशनी में ही चलेगा, चांद की रोशनी में नहीं। तुमने बिल्कुल सही समझा। बिनी अपनी चुड़ैल माँ की हर बात मानती है। चुड़ैल आंखें बंद करती है और बिनी पर कुछ जादू करती है। बिनी धीरे धीरे एक साधारण लड़की में बदल जाती है। माँ, माँ देखो मुझे, मैं कितना बदल गई। अब मैं चुड़ैल बकरी नहीं हूँ। फिर चुड़ैल भी अपना रूप बदलकर बिनी का दाखिला स्कूल में कराती है। अगली सुबह बिनी का स्कूल में पहला दिन था। बिनी स्कूल में खूब मन लगाकर पढ़ी। आज उसने कई सारे दोस्त भी बनाए अपने। छुट्टी के समय क्या हम दोनों साथ में चल सकते हैं? बातें करते हुए जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। बताओ क्या बोलती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो हम दोस्त बन गए हैं, साथ में जा सकते हैं। वैसे भी तुम्हारे साथ जाने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। छुट्टी होने पर बिनी सलोनी को एक छोटे रास्ते से जाने को बोलती है। छोटा रास्ता? क्या सच में स्कूल से घर तक जाने का यहाँ छोटा रास्ता भी है? मुझे तो कभी नहीं मालूम पड़ा उस रास्ते के बारे में। आज मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। पर उस रास्ते के बीचों बीच पहुंचते ही बिनी अपने असली रूप में आ जाती है। सलोनी उसे बकरी चुड़ैल के रूप में देखकर हैरान तो थी ही और डरी हुई भी थी। तुम बिनी से बकरी? नहीं नहीं, चुड़ैल कैसे बन गई? क्या है ये सब? कौन हो तुम? तुमने सही पहचाना, मैं बिनी हूँ, तुम्हारी सहेली। पर मैं एक चुड़ैल भी हूँ। कई दिनों से इंसान का मांस खाने का बहुत मन था, इसीलिए मैंने स्कूल में दाखिला लिया, स्कूल के बच्चों को खाने के लिए। और मैं धीरे धीरे सभी बच्चों को खा जाऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये तुमने सही नहीं किया। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ तुम्हारे बारे में। जिंदा रहोगी तो बताओगी ना मेरे बारे में? चुड़ैल सलोनी को भागने नहीं देती। उसे मारकर वो बकरी चुड़ैल उसे पूरा खा जाती है। उसकी हड्डियों तक को चबा जाती है ताकि उसकी माँ को इसकी भनक भी ना लगे। सलोनी को खाने के बाद बिनी घर पहुंचती है। आज का दिन कैसा रहा स्कूल में? बहुत ही अच्छा रहा माँ, मेरे वहाँ बहुत से दोस्त भी बने। पता है, छुट्टी के समय आज मैं अपनी सहेली के साथ ही आई। माँ, स्कूल तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा ठीक है, पर ध्यान देना मेरी कही हुई बात का कि सूरज ढलने से पहले तुम्हें घर पहुंचना है। हाँ माँ, मुझे सब। अगले दिन बिनी फिर से स्कूल जाती है। हमने पढ़ाई तो बहुत कर ली, इसलिए मैंने ये सोचा है कि पढ़ाई के अलावा कुछ अलग किया जाए। इसलिए कल हम सब पिकनिक जाएंगे और सभी बच्चों को पिकनिक जाना है। हम सब खूब मस्ती करेंगे वहाँ। पिकनिक का नाम सुनकर सभी बच्चे खुशी के मारे उछलने लगते हैं। इसलिए बिनी भी स्कूल के बाद सीधा घर पहुंचती है और माँ से पिकनिक पर जाने की बात कहती है। पिकनिक? नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत कतई नहीं दूंगी। क्या तुम भूल गई कि हम कौन हैं? अगर गलती से भी ये राज किसी दूसरे को पता चल गया तो हमारा इस जंगल में भी रहना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें पिकनिक जाने की इजाजत नहीं दूंगी। माँ की बात सुनकर बिनी रोने लगती है। माँ से गुस्सा भी हो जाती है, बात नहीं करती। इसलिए बेटी के आगे माँ हार जाती है और पिकनिक जाने की इजाजत दे देती है। अगले दिन सभी बच्चे पिकनिक मनाने जाते हैं। बहुत सुंदर और हरी भरी जगह। मैडम, ये जगह तो बहुत सुंदर है, इससे पहले कभी नहीं देखी इतनी सुंदर जगह। और यहाँ कितने रंग बिरंगे फूल भी हैं। मेरी तो इन फूलों से नजर ही नहीं हट रही। और मेरी तुम सबसे। तुम्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कब तुम सब मेरे पेट में जाओगे और मेरी भूख मिटाओगे? हाँ मैडम जी, ये बहुत ही सुंदर जगह है, पर इससे भी कहीं ज्यादा सुंदर जगह मुझे पता है, वो यहीं पास में है। क्या हम सब वहां भी चले? अच्छा, इससे भी सुंदर जगह भला कोई हो सकती है? ठीक है, फिर हम सब वहां चलते हैं। बिनी सभी को झूठ बोलकर जंगल की तरफ ले आती है। बस थोड़ा सा और चलना होगा, आगे थोड़ी दूर पर ही है वो जगह। टीचर और सभी बच्चे जंगल पहुंच जाते हैं। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और सन्नाटा देख बच्चे डरने लगते हैं और वहां से जाने की जिद करते हैं। शाम हो जाती है, तभी सूरज डूब जाता है और धीरे धीरे बिन्नी बकरी चुड़ैल बन जाती है। तुम बिन्नी तो नहीं हो, तुम तो कोई चुड़ैल हो। बच्चों, सभी भागो जल्दी, ये चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। अब तुम सब मेरे घर में हो, ये मेरा इलाका है। तुम सबको मैं यहाँ जानबूझकर लाई। तो
तुम सब मेरी चाल में बहुत आसानी से फंस गए, जैसे बाकी बच्चे आ गए थे मेरी चाल में। इसका मतलब जो बच्चे गायब हुए स्कूल से उन्हें तुमने मारा? हाँ, मैंने खाया। मेरी माँ ने जब से मुझे इस बकरी के धड़ के साथ जोड़ा है, तब से मैं बहुत भूखी रहती हूँ। मेरा पेट कभी भरता ही नहीं। क्या करूं अब मैं? अब तो तुम्हारे भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए चुपचाप तुम सब मेरे मुंह में आ जाओ, मेरा भोजन बनने के लिए। चुड़ैल जैसे ही बच्चों की तरफ बढ़ती है उन्हें खाने के लिए, तभी उसकी माँ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अपने ही गुरु को मारने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मुझे नहीं पता था कि मेरी ही बेटी मुझे धोखा दे रही है। छी, मुझे शर्म आती है तुम्हें बेटी कहते हुए। माँ, ऐसा नहीं है, वो मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये सब लोग मुझे मारने के लिए यहाँ आए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं? मुझे सब पता चल गया है कि तुमने मुझसे झूठ बोला स्कूल जाने के लिए। तुम्हें स्कूल पढ़ने नहीं, इंसानी मांस खाने जाना था। जिन बच्चों को तुमने मारा उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। नहीं माँ, मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करूंगी दोबारा ऐसा। मत दो मुझे सजा। चुड़ैल अपनी बेटी की एक नहीं सुनती। वो अपने जादू से अपनी चुड़ैल बेटी को पूरी की पूरी बकरी बना देती है। अब तुम जिंदगी भर इसी हालत में रहोगी और इस जंगल की घास खाओगी बस। मैं भी अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, इसलिए मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर। चुड़ैल अपनी बेटी को पूरी बकरी बनाकर खुद गायब हो जाती है और सभी बच्चे चुड़ैल के साए से आजाद। Please like, share and subscribe.